6 नन्ही कहानियां। आज का वाक्य है, कुछ था उसकी आंखों में कुछ अलग सा। आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य दीक्षा चौधरी ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, कुछ अनकहा। कुछ था उसकी आंखों में कुछ अलग सा, कुछ ऐसा जिसमें मैं कहीं शामिल ही नहीं था। वो बोलती जा रही थी, नीरज, यू कांट इमेजिन कितनी खुश हूं मैं आज। फाइनली मुझे एडमिशन मिल गया। कंग्रेचुलेशन स्वाति, मैं धीमे से बुदबुदाया। इतना बुझा सा, तुम खुश नहीं हो? उसने पूछा। मैंने एक बार उसकी तरफ देखा, फिर लैपटॉप स्क्रीन पर खुले मेल की तरफ जो उसे मुझसे दूर ले जाने वाला था पूरे 2 साल के लिए। कैसे हो जाऊं इस बात पर खुश? मैं पापा को फोन करके बताती हूँ, उसने बिना मेरे जवाब का इंतजार किए कहा और उठकर बालकनी में चली गई। मैं वहीं बैठा रहा। मुझे याद आ रहा था वो समय जब स्वाति और मैं पहली बार मिले थे कॉलेज में। वो हमेशा पढ़ाई में जुटी रहने वाली, अपने फ्यूचर, अपने करियर को लेकर ढेर सारे सपने बुनने वाली लड़की, और मैं एकदम बेतरतीब सा लड़का जिसे आज में जीने के सिवा कुछ नहीं आता था, ना कभी सीखने की कोशिश की। लेकिन जाने क्या था वो जिससे बंध गए थे हम दोनों। शायद कोई रेशमी डोर, बिल्कुल महीन मगर मजबूत। कॉलेज खत्म होते ही हम साथ रहने लगे। मैंने ठीक ठाक नौकरी पकड़ ली और स्वाति, उसे मास्टर्स के लिए सिडनी के किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहिए था। इतने महीनों से मेहनत कर रही थी वो, और आज पूरा हो गया था उसका सपना। अगले हफ्ते जाना है उसे। मुझे कोफ्त हो रही थी। बस यही थी उसके लिए मेरी अहमियत। मैं याद दिलाना चाहता था कि हमने कितने वादे किए थे एक दूसरे से, हमेशा साथ रहने के वादे। ऐसे कैसे जा सकती है वो? मास्टर्स यहां से भी तो हो सकती है ना? अपने सारे सवालों के जवाब जानता था मैं। जानता था कि वो नहीं रुकेगी, और अगर ऐसा है तो उसको चुनना होगा किसी एक को। हाँ, मैं कह दूंगा उसे, मैंने फैसला कर लिया था। दिन बीतते जा रहे थे। स्वाति दिन भर तैयारियों में जुटी रहती। फ्लाइट की टिकट, पैकिंग, और भी न जाने कितना कुछ जिसमें मैं अभी से भुला दिया गया था। नीरज, कॉफी कप मैं रख लूं? हमारी तस्वीर वाला। मुझे लगेगा तुम साथ हो। ये स्वेटर देखो, तुम्हारा पहला गिफ्ट। ये मैं साथ ले जाऊंगी। हाँ। उस रोज स्वाति बैग में सामान जमाते हुए बोलती जा रही थी। मैं बीन बैग में धंसा चुप बैठा था। नीरज, तुम सुन रहे हो? उसने पूछा तो मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया। तो कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? इतने उखड़े से क्यों हो तुम? मैं इस बार भी चुप रहा। मैं शब्द बटोर रहा था जिनमें उसे अपना फैसला सुना सकूं। वो मेरे पास आई और जमीन पर बैठकर मेरे घुटनों पर सर टिका दिया। नीरज, आई मिस यू। उसकी आवाज भर्राई सी थी। मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? नहीं जाऊं क्या? यही कर लूंगी कुछ। यही सुनना चाहता था ना मैं। लेकिन अब जब मैंने वही सुना था तो अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। दूर रहने का दुख तो उसे भी उतना ही था जितना मुझे। वो भी तो प्यार करती थी मुझे, बस मेरी तरह सब छोड़ कर नहीं। उसके अपने गोल्स, अपने सपने थे, और एम्बिशियस होना गलत तो नहीं। गलत तो स्वार्थी होना है, जो मैं हो गया था। बिल्कुल नहीं, तुम जाओगी और देखना यूं निकल जाएंगे ये 2 साल। मैंने कहा। पर क्या? उसने हैरानी से पूछा। पर कॉफी मग मैं रखूंगा। मुझे भी तो लगना चाहिए कि तुम हो मेरे साथ। बस इतनी सी थी ये कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य छवि निगम ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, कुछ अनकहा। कुछ था उसकी आंखों में कुछ अलग सा, जैसे किसी समंदर में बर्फीले ग्लेशियर तैर रहे हों, जैसे किसी मुरझाए हुए बिरवे ने बहार की आस छोड़ दी हो, जैसे मदद की गुहार लगाते लगाते कोई अब थक चुका हो। ऐसी घनी उदासी थी उन आंखों में कि मैं सिहर उठा। चेहरे की झुर्रियों पर हाथ धर के बैठ गया। पार्क की बेंच पर बैठे इस 25-30 साल के लड़के के बदन पर अच्छे कपड़े थे। देखने में भी ठीक ठाक था, लेकिन उसके बेतरतीब से बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी और नाउमीदी में जकड़ी उसकी खामोशी मुझे उलझन में डाले हुए थी।
अटपटा न लगे ये सोचकर मैंने अपनी निगाहें बगल में बैठे उस अनजान लड़के से हटाकर पेड़ पौधों पर और पार्क में टहलते लोगों पर टिकाने की कोशिश की, लेकिन मन था जो उसी की तरफ खींचा जा रहा था। आखिरकार कुछ हिचकते हुए उससे पूछ ही लिया, तुम आसपास ही रहते हो क्या? पहले भी एक आध बार यहाँ देखा है तुम्हें। वो चुपचाप सर झुकाए नीचे घास में जाने क्या खोजता रहा। कुछ देर हम खामोश बैठे रहे, फिर मैंने खखारा, मैं प्रशांत, वो पार्क के गेट के सामने सफ़ेद वाला मकान है ना, वहीं रहता हूँ। तुम? उसने मुझे देखा, फिर जैसे कुछ कहने को हुआ। लोहे की हरी बेंच पर कसी हुई अपनी मुट्ठियाँ उसने धीरे धीरे खोली भी, लेकिन कुछ ही पलों बाद दोबारा कस ली, साथ ही अपने जबड़े भी। उसकी सर्द निगाहें मुझे खामोश कर गईं। बेहतर होगा कि इस लड़के के बारे में बेसिर पैर की बातें सोचने के बजाय मैं पार्क का एक आध चक्कर ही लगा लूं। ये सोचकर मैंने बेंच के बगल में रखी छड़ी की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर वापस खींच लिया। उसके झुके चेहरे पर मदद के लिए एक खामोश गुहार थी जिसने मुझे फिर से रोक लिया था, कुछ याद दिला दिया था मुझे। मैं नहीं नजरअंदाज कर पाया उस लड़के की उदासी को, हताशा को, जिंदगी से उसकी बेजारी को। हम बात कर सकते हैं बेटा, कुछ कहना चाहते हो? उसने जैसे कुछ सुना ही नहीं। उसका कंधा थपथपाते हुए मेरा गला भर रहा आया। वक्त ही वक्त है मेरे पास बेटा, बताओ ना अपने बारे में, क्या परेशानी है तुम्हें? कुछ तुम बताओ, कुछ मैं भी बताऊंगा तुम्हें। उसके रूखे होंठ बुदबुदा उठे। क्या बताऊं, कुछ नहीं बचा मेरी जिंदगी में, बस उदासी है, अंधेरा ही अंधेरा है हर तरफ। ढेरों दोस्त हैं पर अपना कोई नहीं। कहते हुए उसकी आवाज थरथराने लगी। फेलियर हूं मैं, न नौकरी कर पाया, न घर में किसी को खुश कर सका। कुछ नहीं बचा अब जिंदगी में। वो कहता जा रहा था और मैं सुनता जा रहा था। हर हिचकी पर उसकी घुटन कम होती जा रही थी। मैंने उसके कांपते हाथों को कस के थामा और उठकर खड़ा हो गया। यहाँ ठंड बढ़ रही है, मेरे घर चलें? बातें करते हुए कॉफ़ी भी पीते जाएंगे। वो बेसाख्ता मेरे साथ चल पड़ा और मैं उसे बस सुनता चला गया। नहीं बताया कि मैं उसे शायद किसी काउंसलर के पास ले जाऊं। नहीं बताया कि अब मैं दोबारा वो गलती नहीं करने वाला जिसकी वजह से मैंने अपने इकलौते बेटे को खो दिया था। मेरा लाडला जिसको वक्त नहीं दिया, जिसके डिप्रेशन को मैं समझ नहीं पाया और जिसने आत्महत्या कर ली थी। आज उसी तकलीफ की छाया इस लड़के की आंखों में देख ली थी मैंने और पहचान भी ली थी। आज किसी और के सही पर एक बेटे को बचाकर घर ले जा रहा था। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, कुछ अनकहा। कुछ था उसकी आंखों में, कुछ अलग सा। दुख था या नाराजगी या शिकायत या कुछ अनदेखा सा जो मैं पढ़ नहीं पा रहा था। इतने सालों में पहले तो कभी उसको ऐसे नहीं देखा। अब क्या हुआ? आज भी वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कमरे की लाइट्स बंद कर दी। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा। बंद दरवाजे पर लिखे पोस्टर पर पढ़ता रहा, माय पापा इज माय हीरो। मैंने धीरे से अंदर झांका तो मेरी लाडली मिन्नी सो चुकी थी। मैं हल्के कदमों से चलकर उसके पास चला गया। उसके माथे पर हाथ रखा तो तप रहा था। मैंने पास रखी चादर उसे उड़ाई और उसका स्कूल बैग टटोलने लगा। उसकी कॉपीज पलटी। कल हुए यूनिट टेस्ट्स में 10 में से 5 या 6 नंबर। मैं हैरान रह गया। 10 on 10 लाने वाली मिन्नी की परफॉर्मेंस इतनी खराब। कल पूछूंगा उसकी टीचर से। हालांकि अभी वो सिर्फ क्लास 3 में थी, पर जानता हूं आजकल के बच्चे और उनकी कम्पिटिटिव स्पिरिट। जरा सी बात पे अपसेट हो जाते हैं। पापा आज मैम ने रुचि को स्टार दिया, मुझे नहीं। पापा आज सर ने वो जूही है ना, उसकी राइटिंग को गुड कहा। मुझे मिन्नी की प्यारी शिकायतें याद आईं। शायद मेरी समझ में आ रहा था कि वो क्या था उसकी आंखों में। मुझे जरा सा हंसी आ गई। मैंने झुक के उसका माथा चूम लिया, उसकी चादर ठीक करने लगा।
अचानक जैसे वो सहम गई, जोर से कुनमुनाई, झटके से उठ गई। मैं घबरा गया। वो कांप रही थी। क्या हुआ बेटी? मैंने उसको अपने करीब कर लिया, उसकी पीठ थपथपाई। वो कुनमुनाई और पापा कहते हुए फिर सो गई। मैं पूरी रात उसके सरहाने बैठा रहा। वो बीच बीच में कांप जाती, सिसकने लगती। क्या हुआ इसको? ये इतना डरी हुई क्यों है? क्या हुआ मेरी बच्ची को? और अगर इसको कोई तकलीफ है तो ये मुझसे क्यों नहीं कहती? मैं उलझने लगा। मन में कैसे कैसे ख्याल आने लगे। क्या करूं, कैसे पूछूं, क्या पूछूं? अभी पिछले महीने 12 साल की हुई है। जानता हूं कि इस उम्र में आते आते कुछ बदलाव होते हैं, मन में, देह में। उफ, कैसे पूछूं? वैसे ये इतना मुश्किल तो नहीं, या है? पहली दफा मुझे सिंगल पेरेंट होने का अफसोस हुआ। लगा काश उसकी माँ होती तो वो पूछती उससे हर बात खुल के, बताती उसको हर वो बात जो उसे जान लेनी चाहिए। क्या करूं, किससे कहूं, किस पर इतना भरोसा करूं? सुबह अलार्म की तेज आवाज से मेरी नींद खुली तो एहसास हुआ कि सारी रात मैंने वैसे ही मिन्नी के कमरे में अधलेटे गुजार दी थी। गर्दन अकड़ गई थी लेकिन मन सुलझा हुआ लग रहा था। इतना मुश्किल भी नहीं एक पिता का अपनी बेटी से बात करना। वो भी पूछ सकते हैं हर वो बात जो अक्सर माएं पूछती हैं। पिता भी तो अपनी बेटियों को सब कुछ समझा सकते हैं, बिना पुरुष हुए, सिर्फ एक पिता होकर। बगल में नजर डाली तो मिन्नी सोई हुई थी। उसके गालों पर आंसुओं की लकीर अब भी बनी थी। मैंने उठकर उसकी टेबल में से एक मार्कर पेन उठाया और दरवाजे पर लगे पोस्टर पर लिखे कोट में एक छोटा सा सुधार कर दिया। माय पापा इज माय हीरो की जगह अब लिखा था माय पापा इज माय फ्रेंड। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य एकता नाहर ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, कुछ अनकहा। कुछ था उसकी आंखों में, कुछ अलग सा। मैं पढ़ सकती थी बिन्नी की आंखें। कई दिनों से नोटिस कर रही थी कि गौरैया सी पूरे घर में चहकती फुदकती वो लड़की आजकल किसी उदास चांद की तरह किसी बादल में छिपी छिपी सी रहती थी। जब पहली बार राधा उसे अपने साथ काम पर लेकर आई तो काजल की मोटी सी लकीर के बीच वो एक जोड़ी मासूम आंखें ही तो थीं जिन्होंने मुझे अपनी ओर खींचा था। वरना शादी के बाद 3 महीने से सारा दिन या तो रिमोट के चैनल बदलते निकलता था या किसी वीडियो कॉल पे। बिन्नी के आने के बाद जैसे मेरे खाली वक्त में बचपन के नारंगी गुलाबी रंग भर गए थे। उसके साथ खेलते बातें करते वक्त थोड़ा जल्दी बीत जाता था। बीच से मांग निकाल कर संवरे काले बाल, गले में लाल धागा और जमीन तक लहराते दुपट्टे में 10-12 साल की बिन्नी कोई गुड़िया जैसी लगती थी। वो मेरी जेठानी सुधा दीदी को ताई, लेकिन मुझे दीदी ही कहती थी। ताई ताया तो बहुत बड़े हैं ना, आप तो मुझसे थोड़ी बड़ी हो, मैं आपको दीदी बोलूंगी। उसकी मासूम बातों पर मुझे और ज्यादा प्यार आ जाता था। लेकिन वो खुशमिजाज बच्ची कुछ दिनों से चुप चुप थी। उस दिन बिन्नी किचन में रखे स्टूल पर बैठे उंगलियों पर कोई गुणा भाग कर रही थी। तभी कमरे से निकलती हुई सुधा दीदी ने उसको देखते हुए कहा, इसे घर छोड़ के क्यों नहीं आती राधा? दीदी जी बस्ती में कहाँ छोड़ के आऊं, सयानी हो रही है। कहते हुए राधा गैस बंद करके चाय छानने लगी। अच्छा जा, आइए तो कुछ काम कर, ताया जी उठ गए, चाय दे उन्हें, सुधा दीदी ने चाय का कप उठाते हुए कहा। बिन्नी उनकी बात अनसुना करके भाग गई। देखो तो बित्ते भर की छोकरी कैसे सर चढ़ गई है, दीदी ने कहा तो मैं बात को हंसी में टालते हुए बोली, जाने दो ना दीदी, बच्ची है। इस बात को कुछ रोज बीत गए थे। बिन्नी अपनी माँ का पल्लू थामे उसके आगे पीछे होती रहती। मेरे पास आकर बैठना उसने कम कर दिया था। मेरी दी हुई गुड़िया भी कुछ दिनों से ड्राइंग रूम में ही रखी थी। वो सुधा दीदी का कहा भी टालने लगी थी। उनसे डरती थी, फिर भी उनको ना कह देती थी। आज उसे अकेले बैठे देखकर मैंने बुलाया तो वो दुपट्टे को उंगलियों में फंसाए मेरे पास चली आई। मैं उसे कमरे में ले गई। कुछ हुआ है क्या? उसके बालों को एक तरफ करते हुए मैंने पूछा। उसने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया।
बोलो ना बच्चा, मैं तो आपकी प्यारी दीदी हूं ना। मैंने कहा तो वो मुझसे लिपट गई। मुझे ताया जी के पास नहीं जाना, मुझे उनसे डर। मैंने हल्के से उसका चेहरा अपनी तरफ किया तो उसकी नन्ही आंखें झिलमिला गईं। कुछ कहा उन्होंने? मैंने पूछा तो वो सुबकने लगी। वो मुझे अकेले में अपने पास बुलाते, मुझे छूते, मुझे वहां नहीं जाना। मैं चौंक गई। गुस्से से भरी मेरी आंखों से आंसू की बूंदें उसकी हथेलियों पर गिर पड़ी। मैं उसकी हथेलियां प्यार से मलने लगी। जा बिन्नी, ताया जी को चाय दिया। तभी सुधा दीदी की आवाज आई तो मैं बिन्नी का हाथ पकड़कर बाहर आ गई। जा, सारा दिन बस घर में टहलती रहती है। उसे देखकर सुधा दीदी फिर बोली तो मैंने उस पर अपने हाथों की पकड़ कस ली। उसने कितनी बार कहा कि वो उनके सामने नहीं जाना चाहती। दीदी, हम कब समझेंगे कि ना का मतलब ना होता है। मैं चुप हो गई। सुधा दीदी और राधा मेरा गुस्से से तमतमाया चेहरा देखने लगी। उस चुप हॉल में शायद मेरा अनकहा बहुत कुछ कह गया था। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, कुछ अनकहा। कुछ था उसकी आंखों में, कुछ अलग सा जो मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था। मेरी क्लिनिक में बेंच पर बैठे अपनी बारी का इंतजार कर रहे मरीजों के बीच थी वो। मैं गले में आला लटकाए बार बार उसकी महंगी साड़ी और कीमती हैंडबैग देखकर सोच रहा था कि उसे मेरी इस छोटी सी क्लिनिक में आने की क्या जरूरत पड़ गई। दरअसल मेरी क्लिनिक बहुत छोटी थी। ज्यादातर लोकल लोग या गरीब तबके के लोग ही यहाँ आते थे जो दवा के नाम पर 30 रुपए की पुड़िया से ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। डॉक्टर साहब, स्टूल पर बैठी एक अधेड़ महिला की आवाज से मेरा ध्यान टूटा। हाँ बताओ मालती, क्या हुआ? मैंने उससे कहा तो उसने सर से लिपटी शॉल हटाई और कुर्ता कंधे से थोड़ा नीचे खिसकाया। अरे फिर मारा पति ने? उसके कंधे पर दांत से काटे निशान देखकर मैंने गुस्से में कहा। वो महंगी साड़ी वाली महिला भी मालती के जख्मी कंधे को हिकारत से देखने लगी। कितनी बार कह चुका हूं तुमसे, पुलिस में शिकायत क्यों नहीं करती? कब तक मरहम पट्टी करवाओगी? अरे किसी दिन मार डालेगा तुमको। कहते हुए मेरी आवाज तेज हो गई। रशीदा ने सर झुका लिया और फिर धीरे से बोली, छोड़िए ना साहब, अब पति के साथ क्या थाना पुलिस करूं? दिन भर मजूरी करता है, रात को नशे में होश नहीं रहता, झेलना तो पड़ेगा ना। वैसे सुबह कह रहा था कि अब शराब छोड़ देगा। अरे घरेलू हिंसा अपराध है, ऐसे हाथ नहीं उठा सकता वो। मैंने इस बार उस महंगी साड़ी वाली महिला की तरफ देखकर समर्थन जुटाने के लिए कहा। एक तो तुम लोगों की दिक्कत यह है कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो। उसने मेरी बात का समर्थन करते हुए सर हिलाया, जैसे कह रही हो कि वाकई गरीबी और अशिक्षा की वजह से ही इस तरह की बुराइयां समाज में पनपती हैं। मैंने मालती को समझाया लेकिन वो पुलिस कंप्लेंट के लिए नहीं मानी। उसके ना कहने पर उस अमीर महिला के चेहरे पर भी गुस्सा आ गया। खैर, मैंने मरहम पट्टी की और मालती चली गई। मैंने कुछ और मरीजों को देखा, निपटाया और उसके बाद वो साड़ी वाली महिला जो पढ़ी लिखी और बड़े घर की लग रही थी, वो मेरे सामने स्टूल पर आकर बैठ गई। परफ्यूम की खुशबू महक उठी। हेलो डॉक्टर, उसने मुस्कुराकर नरम लहजे में कहा तो मैंने भी अदब से हेलो कहा। जी बताइए, मैंने मुस्कुराकर पूछा तो अपनी हल्की आवाज में बोली, अब एक्चुअली कल मैं स्टेज से उतर रही थी तो I slipped and fell down. लेफ्ट हाथ में काफ़ी चोट आ गई है, स्वेलिंग है एंड इट्स पेनिंग। ओह आई सी, दिखाइए, मैंने कहा तो उसने मुश्किल से अपना हाथ हिलाते हुए मेरी तरफ बढ़ाया। हाथ देखकर मैं चौंक गया। वो निशान गिरने के नहीं, मारपीट के थे। कोहनी से नीचे वाले हिस्से पर लाल लुभरे निशान बता रहे थे कि किसी ने डंडे या ऐसी किसी चीज से पीटा है। मैंने सर उठाकर उसकी आंखों में देखा। उसका हाथ कांपने लगा। मैंने उसकी आंखों में गौर से देखा। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता डबडबा रही थीं। सीढ़ियां काफी स्लिपरी हैं मेरे यहाँ, उसने आवाज संभालते हुए कहा।
मैं उसकी आंखों में उमड़े आंसुओं को देर तक देखता रहा। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, कुछ अनकहा। उसकी आंखों में कुछ था, कुछ अलग सा, जैसे कोई नन्हा डर अपना आकार बढ़ा रहा हो। मैंने उसकी आंखों में 2 बूंद आई ड्रॉप्स डालते हुए कहा, चुनमुन आइज मत खोलना। ओके, नहीं खोलूंगी। आंखें मूंद कर कुर्सी के पीछे सर टिकाते हुए वो बोली, ये दवा ना बेकार है। पिछली बार आपने कहा था कि मैं क्लियर देखूंगी, लेकिन अब तो और भी गंदा दिखता है। मैं कब साफ देख पाऊंगी दादू? उसने पूछा तो मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ऐसे सवाल, ऐसे डर मैंने 40 साल के अपने करियर में कई बार देखे, लेकिन सिर्फ डॉक्टर बनकर। आज जब ये सब मेरी पोती पूछ रही थी तो एक दादा सुन रहा था। चुनमुन प्रीमेच्योर बेबी थी जिसका असर उसकी आंखों पर पड़ा। 5 साल की थी वो और अपनी आंखों पर भारी चश्मा पहनती थी। जैसे जैसे रोशनी कम हो रही थी, लेंस मोटा हो रहा था। मुझे डर था तो उस वक्त का जब ये चश्मा भी उसे सहारा नहीं दे पाएगा। ये धुंधला सा ही सही वो नहीं देख पाएगी। सर, ओट इज रेडी। तभी कैबिन का दरवाजा खोलकर झांकते हुए सिस्टर ने कहा, बट सर पेशेंट के घर वालों ने अभी पूरा अमाउंट जमा नहीं किया है। अच्छा, उनको बताओ क्या करना है। मैंने कहा तो वो चली गई। दादू, यहाँ सारे लोग मेरे जैसा देखते हैं? चुनमुन ने आंखें मूंदे हुए ही मेरी ओर गर्दन घुमाकर पूछा तो मैंने हाँ में गर्दन हिलाकर हाँ कह दिया। तो क्या सब ठीक हो जाते हैं? पूछते हुए वो बोली, फिर तो मैं भी ठीक हो जाऊंगी ना। आप खूब सारे पैसे देके ना मुझको भी ठीक करवा देना। फिर ना मैं ये दवा नहीं डालूंगी, चश्मा भी नहीं पहनूंगी, खूब टीवी देखूंगी। वो इतने यकीन से कह रही थी कि मेरा सीना भारी हो आया। समझ नहीं आया कि उसे सपने देखने दूं या रोक लूं और कहूं कि कभी कभी ना खूब सारे पैसे काम आते हैं और ना ही दुआएं। अगर आती होती तो शायद अब तक हमें कोई आई डोनर मिल चुका होता। सर, दरवाजा खोलकर नर्स ने फिर कहा, सर सर्जरी कैंसिल हो गई है। क्यों? मैंने पूछा तो वो बोली, वही पेमेंट इशू सर। अब कैसे समझाएं उनको कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है। चले गए वो। उसने मायूसी से कहा तो मुझे अपना दुख याद आ गया। दुखों की तासीर शायद एक सी होती है, दूजे का सुनो तो अपना चुप जाए। ऐसी ही दुआएं होनी चाहिए। दूसरों के लिए करो तो अपनों को भी लग जाए। उन्हें रोको, मैं करता हूं कुछ। मैंने कहा तो वो हैरानी से मुझको देखने लगी। अरे वो चले जाएंगे, उनको रोको। मैंने दोबारा कहा तो नर्स ओके कहकर बाहर दौड़ गई। मैंने पलटा तो देखा चुनमुन हथेली फैलाकर अपना चश्मा टटोल रही थी। मैंने चश्मा उठाकर उसके कानों में अटकाया और कैबिन से बाहर लेकर चला आया। बिलिंग काउंटर पर नर्स एक दुबले पतले आदमी के साथ खड़ी थी। मैं वहीं चला आया। यही है वो सर, नर्स ने कहा तो उस आदमी ने हाथ जोड़ लिए। भरी आंखों से मुझको देखने लगा और फिर चुनमुन के सर पर हाथ रखते हुए बोला, तुम्हारे लिए दुआ करेंगे बिटिया। उस वक्त जाने क्यों लगा जैसे ये दुआ सुन ली जाएगी। बस इतनी सी थी ये कहानी।